नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपीएस समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। बच्चे से रहे हैं दिल्ली के 5 स्टार होटल में बंधक जैसा महसूस। बच्चे कर रहे हैं दिल्ली के 5 स्टार होटल में बंधक जैसा महसूस। सिंगर अंकित के परिवार के साथ आखिर क्या हुआ? बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में अपने बुरे अनुभव की शिकायत करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। 21 अप्रैल को दिल्ली के होटल रॉयल प्लाजा में अंकित तिवारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ थे। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा उनकी बेटी को भूखा सोना पड़ा क्योंकि होटल ने उन्हें बाहर से खाना लाने की अनुमति नहीं दिया और न ही होटल से खाना या पानी दिया। अपने वीडियो को शेयर करते हुए अंकित तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं को टैग कर ये बात बताई। दिल्ली के होटल रॉयल प्लाजा में बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। अंकित ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर लिखा, होटल रॉयल प्लाजा नई दिल्ली, परिवार के साथ बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। दयनीय अनुभव है। ये 5 स्टार होटल में न पानी है न खाना। ऑर्डर किया 4 घंटे हो चुके हैं। कुछ बोलो तो बाउंसर्स की धमकी दे रहे हैं। अंकित तिवारी ने आगे बताया, इस होटल में बाहर से खाना लाना मना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। होटल के कर्मचारी को कुछ बोलो तो बाउंसर्स की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में अंकित कई अन्य मेहमानों के साथ होटल की लॉबी में नजर आ रहे हैं। अन्य अतिथियों ने भी इस बात की शिकायत की। अंकित के शेयर किए वीडियो में क्या है? अंकित ने वीडियो में कहा, लगभग 1 बजे हैं और सभी कर्मचारियों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यह सब बहुत डरावना है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी भूखी सो रही है। हम ड्यूटी मैनेजर से बात करना चाहते हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं है। कर्मचारी एक दूसरे को कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है। होटल में हालात सच में बहुत खराब थे। दूसरों ने भी अंकित तिवारी की ट्वीट पर कमेंट किया। एक ने कमेंट कर लिखा, हाँ, मैं कल रात जिस दिन की घटना हुई वहीं था। होटल सचमुच दयनीय है। पैकेट पानी के लिए सुबह 12 बजे आईआरडी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे 1 घंटे तक इंतजार कराया, जिसके बाद मैंने छोड़ दिया और बोतल बंद पानी पिया जो कि दयनीय था। अब मेरा पेट खराब है। एक अन्य ने लिखा, यह भयानक है और होटल के कर्मचारियों के अनादरपूर्ण व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। आप और आपका परिवार मेहमान हैं जो आपके कॉल पर स्टाफ के प्रत्येक सदस्य के योग्य हैं। उसके ऊपर आप एक सेलिब्रिटी हैं। इन पीपीएल में क्या गलत है? अंकित का पूरा पैसा वापस दिया जाना चाहिए। 2014 में गिरफ्तार हो चुके हैं अंकित तिवारी। अंकित तिवारी को आशिकी 2, सिंघम रिटर्न्स और पीके जैसी फिल्मों में उनके गानों के लिए जाना जाता है। अंकित तिवारी को मुंबई पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार किया था जब उसकी तत्कालीन प्रेमिका ने उन पर रेप का आरोप लगाया था। अप्रैल 2017 में मुंबई सत्र न्यायालय ने सभी आरोपों से अंकित तिवारी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष
आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत पेश नहीं कर सका। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है सनसनीखेज मुंबई से। नाबालिग पीड़िता ने कहा, भविष्य पर करना चाहती हूं फोकस। बॉम्बे एससी ने रद्द की रेप की आरोपी पर दर्ज एफआईआर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष को केस जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो शायद ही दोष सिद्ध होगा। फिर पीड़िता के बयान पर हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के 20 वर्षीय आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी है। कोर्ट ने यह कदम पीड़िता के उस बयान पर उठाया है जिसमें उसने अदालत से कहा था कि अगर प्राथमिकी रद्द कर दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। पीड़िता ने कहा कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन अदालती कार्रवाई के चलते उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वह अतीत को भुलाकर अपने बेहतर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष को केस जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो शायद ही दोष सिद्ध होने की कोई संभावना हो। ऐसे में यह एक निरर्थक कयावत के अलावा और कुछ नहीं होगा। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वर्ले और न्यायमूर्ति श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे साल 2019 में पुणे के पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 23 नवंबर 2019 को पुणे के एक पुलिस स्टेशन में धारा 376 बलात्कार, 377 अप्राकृतिक अपराध और आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामला किया गया था। वर्ष 2019 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे। वह दोनों अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन आरोपी ने उसे एक अज्ञात जगह ले जाकर यौन शोषण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। भिक्षा मांगने वाली बुजुर्ग महिला की दरियादिरी, मंदिर को दान में दिए 1 लाख रुपए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के मंदिरों के द्वार पर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाली 80 साल की बुजुर्ग महिला ने यहां स्थित राजराजेश्वरी मंदिर को 1 लाख रुपए का दान दिया है। यह जानकारी मंदिर के अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि उडुपी जिले के कुंडापुर तालुका में गंगोली के नज़दीक कंचागोल्डू गांव की रहने वाली अश्वत्थामा 18 साल पहले पति की मौत होने के बाद विभिन्न मंदिरों के नज़दीक भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है। महिला बचत की छोटी राशि ही अपने पर खर्च करती है और बाकी राशि बैंक में जमा करती है, जिसका इस्तेमाल मंदिरों को दान और धर्मार्थ कार्य में करती है। महिला ने राजराजेश्वरी मंदिर के सामने वार्षिक उत्सव के दौरान करीब 1 महीने में 1 लाख रुपए भिक्षा मांगकर जमा किए और उसे मंदिर को दान कर दिया। महिला ने यह राशि मंदिर के सन्यासी को शुक्रवार को अन्नदान के लिए सौंपी। अश्वत्थामा ने कहा कि जो रुपए उन्हें लोगों से मिले हैं वह वापस समाज को लौटा रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भूखा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्नाटक। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ से। भाभी से एक तरफा प्यार करता था युवक, भाई ने घर से निकाला तो कुल्हाड़ी से कर दी हत्या। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक शख्स ने भाई की हत्या कर दी। आरोपी युवक अपनी भाभी से एक तरफा करता था प्यार। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में भाई ने की भाई की हत्या, भाभी से करता था एक तरफा प्यार आरोपी देवर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में एक न्यायिक सेवा अधिकारी के घर में केयर टेकर के रूप में रहने वाले युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव खून से लथपथ उसके ही कमरे में बिस्तर पर मिला। सुबह पत्नी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची चिनहट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी छोटे भाई भूपेंद्र साहू को ढूंढ निकाला। इसके बाद पुलिस भूपेंद्र साहू से पूछताछ कर घटना की खुलासा कर दिया। मृतक मोहित की पत्नी चंद्रिका ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मृतक के छोटे भाई भूपेंद्र साहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। चंद्रिका के मुताबिक अक्सर उसके देवर से लड़ाई हुआ करती थी, बहस हुआ करती, कभी पैसों को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। मृतक की बेटी पिंकी ने बताया कि कल शनिवार को चाचा भूपेंद्र आए थे और उसकी मां से कह रहा था कि उसे कुछ पैसे दिला दे, और इस पर मेरी मां ने कहा पैसे नहीं हैं। पिंकी ने यह भी बताया कि उसका चाचा फोन लेने आया था, क्योंकि गुस्से में कुछ दिन पहले फोन छोड़कर यहीं चला गया था। पिंकी का कहना है कि उसे शक है कि उसके पापा की हत्या उसके चाचा ने ही की। एडीसीपी कासिम आब्दी ने बताया कि रविवार सुबह लगभग 6:30 पर चिनहट पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि ए ब्लॉक मकान नंबर 284 दयाल रेजिडेंसी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी हत्या चाकू से कर दी गई है। जिसके चलते मौके पर पुलिस पहुंचती है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और देखा जाता है कि मृतक के गले पर एक गहरा घाव है और उसकी हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा कराकर भेज दिया जाता है। एडीसीपी कासिम आब्दी ने आगे बताया कि मोहित की पत्नी ने थाने में तहरीर दी है। उसमें जिक्र किया गया कि पुरानी रंजिश के कारण मोहित की हत्या उसके भाई भूपेंद्र साहू ने ही की है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब भूपेंद्र साहू से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह अपने भाई मोहित साहू की पत्नी यानी अपनी भाभी से एक तरफा प्रेम करता था। इसी के चलते कई बार मोहित ने अपने भाई भूपेंद्र को चेतावनी भी दी थी और दोनों में कई बार बहस भी हो चुकी थी, जिसके कारण से मोहित ने अपने घर से भूपेंद्र को निकाल दिया था। इसी रंजिश को लेकर भूपेंद्र साहू ने अपने भाई मोहित साहू की हत्या कर दी। एडीसीपी कासिम आब्दी के मुताबिक वारदात में जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, भूपेंद्र साहू की निशानदेही पर उसे कब्जे में ले लिया गया है। वहीं भूपेंद्र साहू को जुडिशियल कस्टडी में लेकर जेल भेजा जा रहा है। मामले में वैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। यह लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। बता दें कि मृतक मोहित साहू मूल रूप से बेमितस जिले के छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। वह अपनी पत्नी चंद्रिका और बच्चों के साथ लगभग 5 वर्षों से लखनऊ के चिनहट इलाके के दयाल रेजिडेंसी के ए ब्लॉक स्थित एक न्यायिक सेवा अधिकारी के घर में रहता था। मोहित साहू की उम्र लगभग 34 वर्ष थी। उसकी पत्नी चंद्रिका यहाँ केयर टेकर का काम करती थी। मृतक मोहित लेबरगिरी का काम करता था। मोहित साहू के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम
पिंकी 15 वर्षीय, दामिनी 7 वर्षीय और 4 साल का एक बेटा भी है। तरन। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर और आ रही है सनसनीखेज लखनऊ से। एमबीए छात्र की संदिग्ध हालत में हुई मौत। लखनऊ में जानकीपुरम रसूलपुर कायस्थ इलाके में रविवार को निर्माणाधीन मकान में युवक संदीप 23 वर्षीय का शव लटकता मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर विस्तार से। बीबीडी इलाके में रहकर निजी कॉलेज से एमबीए अंतिम साल की पढ़ाई करने वाले आदित्य त्रिपाठी 23 वर्षीय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने आदित्य की मौत के मामले में सही से जांच कराने की मांग की है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से गोरखपुर के गहना गांव निवासी संजय त्रिपाठी का बेटा आदित्य त्रिपाठी लखनऊ में एक निजी संस्थान से एमबीए अंतिम साल का छात्र था। वह कॉलेज के पास ही हॉस्टल में रहता था। शनिवार रात आदित्य के दोस्त तुषार ने उसकी मां सविता को कॉल कर उसकी हालत बहुत खराब होने की बात कही। साथ ही यह बताया कि उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। इसके बाद तुषार का कॉल कट गया। इस पर आदित्य की मां ने अपने देवर राकेश को सूचना दी। आनन फानन राकेश लखनऊ पहुंचे, जहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली। वहां पहुंचे तो आदित्य की मौत की सूचना मिली। मृतक के चाचा ने दोस्तों से पूछताछ की तथा यह भी आरोप लगाया कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मारा गया है। मृतक के पिता संजय कुमार त्रिपाठी पंजाब में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। मृतक का हार्ट व बिस्रा सुरक्षित किया गया है। जानकीपुरम में लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में जानकीपुरम रसूलपुर कायस्थ इलाके में रविवार को निर्माणाधीन मकान में एक युवक संदीप का शव लटकता मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक रसूलपुर कायस्थ इलाके में रहने वाला संदीप बिजली मिस्त्री का काम करता था। परिजनों ने बताया कि शनिवार रात वह वैवाहिक कार्यक्रम में गया था। रविवार सुबह जब मृतक का छोटा भाई कुलदीप उठा और निर्माणाधीन मकान के पीछे जाकर सरिया में संदीप का शव लटका देखा तो चीख पड़ा। घर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के परिवार वालों ने पड़ोस में रहने वाले नीलू, अचल व शिवा के घर वालों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। मांग भराई के रस्म के दौरान दूल्हे के हाथ पर नजर पड़ते ही निकल गई दुल्हन की चीख। शादी से कर दिया इनकार, जाने फिर क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शादी समारोह में मांग भराई की रस्म के समय दूल्हे के एक अंग को देखकर दुल्हन की चीख निकल गई। इतना ही नहीं, दुल्हन ने शादी करने से इनकार भी कर दिया। 7 फेरे होने के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया तो सभी हैरान रह गए, जिसके बाद मामला थाने में पहुंच गया। इसके बाद पंचायत भी हुई। बताया गया कि बारात गाजियाबाद के भोगपुरा कुटी से ब्रह्म से जैतपुर आई थी, जहां शादी की रस्में चल रही थी। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम हुआ और फिर 7 फेरे भी हो गए। शादी की अंतिम रस्म मांग भरने की रस्म रह गई थी, जो पूरी होने ही वाली थी। दुल्हन की शादी से इनकार करने के बाद बात न बनने पर दूल्हा पक्ष जैतपुर थाने पहुंच गया। शनिवार को सुलह के लिए पंचायत चली, लेकिन दुल्हन अपनी जिद के आगे किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। गाजियाबाद के भूपपुरा कुटी के
आकाश का रिश्ता, जैतपुर की ममता, दोनों परिवर्तित नाम हैं। ये के साथ तय हुआ था। शुक्रवार शाम जैतपुर बारात आई थी। घुड़चढ़ी बरौठी की रस्में हुई। इसके बाद बरमाला का कार्यक्रम हुआ। बारात की खातिरदारी खूब हुई। रात में दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे भी ले लिए। विदाई से पहले दुल्हन की मांग भराई की रस्म हो रही थी। बताया गया कि जैसे ही मांग भरने की रस्म दूल्हे के हाथ में सिंदूर लिया, दूल्हे ने हाथ में सिंदूर लिया। दूल्हे की एक हाथ की कुटी तर्जनी उंगली पर दुल्हन की नज़र पड़ गई तो उसे देख दूल्हे के साथ शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इस फैसले से सभी हैरान रह गए। दूल्हा पक्ष के लोगों ने बताया कि बिजली के करंट से उंगली कटने की बात सामने आई। वर और कन्या पक्ष के समझाने के बाद भी दुल्हन नहीं मानी तो दूल्हा पक्ष जैतपुर थाने पहुंच गया। सुलह के लिए दोनों पक्षों के बीच पंचायत के दौर शुरू हो गए। काफ़ी देर तक दोनों ओर से लोगों में बातचीत चली, लेकिन बात नहीं बनी और अंत में दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात लेकर वापस ही लौटना पड़ा। इस संबंध में एसओ जैतपुर मनोज शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए पंचायत हुई। उंगली कटी होने की वजह से दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया था। सुलह न होने की स्थिति में बारात को लौटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। डॉक्टर सोती रही, हो गई महिला की मौत। कानपुर के डफरिन हॉस्पिटल में महिला ने दिया था बच्ची को जन्म, हुआ हंगामा। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर हकीकत इससे परे है। आज शहर के डफरिन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उसके पति ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर सोती रही, हो गई महिला की मौत। कानपुर के डफरिन हॉस्पिटल में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर हकीकत इससे परे हैं। अब शहर के डफरिन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया है। उसके पति ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कल रात हुई डिलीवरी। डी ब्लॉक श्यामनगर निवासी फल दुकानदार राकेश कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी अंजलि गर्भवती थी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे उसे बड़ा चौराहा स्थित डफरिन अस्पताल ले जाया गया। पत्नी को वार्ड 4 के बेड नंबर 16 पर भर्ती किया गया। रात 8 बजे पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। पहली संतान होने की वजह से वह फूला नहीं समा रहा था। रात में उसकी भाभी अनीता अस्पताल में रुकी थी। एक न सुनी डॉक्टर स्टाफ ने। बकौल राकेश रविवार सुबह करीब 4 बजे पत्नी ने भाभी से घबराहट होने की शिकायत की। इस पर भाभी ड्यूटी पर मौजूद नर्स व डॉक्टर को बुलाने गई, लेकिन वहाँ सभी गहरी नींद में सो रहे थे। काफ़ी मिनटों के बाद डॉक्टर ने उसे धमकाया और अस्पताल से निकल जाने के लिए कहा, निकालने की धमकी दी। इसके बाद भाभी वापस वार्ड में आ गई। जब डॉक्टर पहुंची तो हो चुकी थी देर। सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर अंजलि को देखने पहुंची तो पता चला कि उसकी धड़कनें थम चुकी थी। इसकी जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि बच्ची सुरक्षित है। इसके बाद परिजन हंगामा करने लगे तो स्टाफ व डॉक्टर ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया। ऑपरेशन हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अंजलि का ऑपरेशन किया गया था। बताया गया कि
उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिस वजह से उसे घबराहट हुई। यह समय पर उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती और एक दुधमुही बच्ची के सिर से मां का साया न छिनता। पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा अस्पताल पर कार्रवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। हाई स्कूल से स्नातक पास बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। हाई स्कूल से स्नातक तक के बेरोजगारों को जल्द ही रोजगार मिलने की उम्मीद जग गई है। सेवा आयोजन कार्यालय की तरफ से 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में निजी कंपनियों को बुलाया गया है। यह कंपनियां साक्षात्कार के जरिए अभ्यर्थी का चयन करेंगी। पंकज इंटरप्राइजेज, मेक ऑर्गेनिक, शिवांगनी लॉजिस्टिक, सेडेप इंडिया लिमिटेड आदि कंपनियों ने सेवा आयोजन कार्यालय से संपर्क करके खुद के यहाँ 450 रिक्त पदों की जानकारी दी थी। इन पदों पर भर्ती के लिए सेवा आयोजन कार्यालय आगामी 27 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के हाई स्कूल व स्नातक तक के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी राखी वर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 14,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल www.sevayojan.upnic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी अपना पंजीयन कार्ड व बायोडाटा 26 अप्रैल तक जिला सेवा आयोजन कार्यालय में ऑफलाइन भी जमा करके मेले में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र से। अराजक तत्वों ने तोड़ी भगवान की मूर्तियां। नटवा बाबा मंदिर परिसर में स्थापित भैरव बाबा व हनुमान जी की मूर्तियों को शनिवार रात शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया। रविवार सुबह मूर्तियों को खंडित देख ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सीओ व कोतवाल ने जांच व आसपास के लोगों से पूछताछ की। अहमदाबाद माथर गांव में नटवा बाबा मंदिर है। इसमें हनुमान जी व भैरव बाबा की मूर्ति लगी हुई है। रविवार सुबह पूजन के लिए पहुंचे ग्रामीणों को दोनों मूर्तियां खंडित मिली। इसकी खबर फैलते ही परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्राम प्रधान के पति बाबूलाल की सूचना पर पहुंचे सीओ AK राय ने मंदिर के आसपास रहने वाले जयपाल से बात की। जयपाल ने बताया कि परिसर में लगी हनुमान व भैरव की मूर्ति तक बाउंड्री वाल के अंदर आने वाला हर व्यक्ति पहुंच सकता है। एकांत में पड़ने वाले मंदिर परिसर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। रविवार की सुबह पूजा करने पहुंची मंदिर निर्माण कराने वाले जसरा निवासी अयोध्या प्रसाद की पत्नी कलावती ने मूर्ति खंडित हो जाने के बाद पूजा का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि पति ने वर्ष 2005 में मंदिर का निर्माण कराकर दुर्गा माँ, भोलेनाथ, राधा कृष्ण, सीताराम की मूर्ति की स्थापना अंदर कराई थी। द्वार पर बाईं ओर हनुमान जी व दाहिनी ओर भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित की गई थी। तब से वह पूजा करने सुबह इसी मंदिर पर आती है। सीओ AK राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया नशेड़ी या अराजक तत्वों की हरकत लगती है। आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। रिपोर्ट, ललित कुमार। एक और बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से, योगी बाबा के बुलडोजर की। दोपहर में रिपोर्ट, शाम को बुलडोजर पहुंचा आरोपी के घर। सिकंदरपुर करण ब्लॉक मुख्यालय पर वीडियो कक्ष में ताला डालने व प्रदर्शन करने पर
एक रोजगार सेवक समेत अन्य लोगों के खिलाफ वीडियो ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। इसके कुछ घंटों बाद ही अफसर आरोपी रोजगार सेवक के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अफसरों ने चेतावनी दी कि 2 दिन में आरोपी ने खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदर का प्रधान सचिव व तत्कालीन सहायक पर 20 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके विरोध में 21 अप्रैल को कुछ प्रधानों व अन्य लोगों ने सिकंदरपुर करण ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान वीडियो कक्ष में ताला भी डाल दिया था। शनिवार को मामले की जांच के बाद परियोजना निदेशक DRDA यशवंत सिंह, DDO मनीष कुमार व तहसीलदार अतुल कुमार ने रिपोर्ट CDO को सौंपी। इसके बाद CDO दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर BDO विनोद मणि त्रिपाठी ने रविवार की दोपहर सुपासी के रोजगार सेवक पुष्पेंद्र मिश्रा व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। शाम को 5 बजे के करीब प्रशासनिक अफसर व पुलिस की टीम JCB लेकर उसके अचलगंज क्षेत्र में स्थित घर के दरवाजे पर पहुंच गई। उसके न मिलने पर 2 दिन में समर्पण करने की चेतावनी दी। कहा कि 2 दिन में समर्पण न करने पर उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। अचलगंज थानाध्यक्ष रविंद्र पांडे ने बताया कि वीडियो के मांगने पर फोर्स दिया गया था। बुलडोजर ब्लॉक के अधिकारी लेकर गए थे, उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। ADO पंचायत शैलेंद्र त्रिपाठी ने कोई प्रक्रिया देने से इनकार कर दिया। बिना वारंट, बिना अदालती आदेश के भारी पुलिस बल और बुलडोजर चलाने की धमकी को लेकर कई तरह की हो रही चर्चाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।